बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में खुशामदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। मैं हूं आसमा इकबाल और प्रोग्राम में आज कौन से टॉपिक्स हैं और किन पर हम बात करने वाले हैं, पहले आपको ये बता देते हैं। आज भी हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि केसेस जो हैं पाकिस्तान भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि दुनिया भर में आज फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। हमारी वो खुराक जो रोजाना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पानी है या और दीगर चीजें हैं, उसको किस तरह से आलूदगी से पाक होना चाहिए, महफूज होना चाहिए, इस पर आज दुनिया भर में बात की जा रही है। हम भी इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ अजहर आज हम टिड्डी दल के हवाले से भी जिक्र करेंगे। बिल्कुल, और आखिर में हम अर्तुरुल गाजी ने जो रिकॉर्ड बनाए हैं पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। खबर कहीं भी रूनुमा हो सकती है, लेकिन खबर को आप तक पहुंचाना वसूख के साथ, हक़ाइक़ के साथ, ये सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविजन नेटवर्क ही कर सकता है। खबर जिस पर आप यकीन कर सकते हो, पेचीदा मसाइल को एक सराहत के साथ पेश करना। क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कौन, हम बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन पर हर वक्त हर वक्त जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले जो आज हम प्रोग्राम में खबर शामिल करने जा रहे हैं वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन खुसूसी एहतसाब व दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है और इस मुलाकात में शुगर इंक्वायरी के हवाले से बातचीत की गई है और इन मौज़ूआत पर बातचीत की गई है। आसमा, बिल्कुल जी, शुगर इंक्वायरी कमीशन जो कि क़याम में लाया गया था ये जानने के लिए कि मुख्तलिफ शुगर मिलों को मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में जो सब्सिडी दी जाती रही है उस पर आवाम ने फ़ायदा उठाया या फिर शुगर मिल्स मालिकान ने फ़ायदा उठाया, यही बात जानने के लिए ये कमीशन कायम किया गया था। और आज इस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके नतीजे में क्या सिफारिशात मुरतब की गई हैं, क्या कुछ फैसले किए गए हैं, क्या कुछ किया जा सकता है उनके खिलाफ जिन लोगों ने इसमें करप्शन की है, इस सब्सिडी के जरिए करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया कमाया है और मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इस पर आज ये मुलाकात हुई है। बैरिस्टर शहजाद अकबर ने वज़ीर आज़म को आगाह किया कि आज क्या क्या फैसले किए गए हैं इस रिपोर्ट की रोशनी में और किस तरह से अब आगे कार्रवाई बढ़ेगी। और इसी बारे में हमने देखा कि वज़ीर आज़म से इस मीटिंग के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शबली फराज के साथ मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर मीडिया के सामने थे और फिर मीडिया से बात करते हुए यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से हुकूमत जो है वो शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई का वादा पूरा करने जा रही है। 1990 की दहाई का उन्होंने यहाँ पर अजहर जिक्र किया और कहा कि उसमें देखा जा सकता है कि जो हुकूमतें हैं उन्होंने अपनी ही शुगर मिल्स को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, जिसका सरासर जो नुकसान है वो कौमी खजाने को पहुंचाया गया। एक और बात, बड़ी अहम बात जिसकी जानिब आज शहजाद अकबर ने निशानदेही की वो ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है इस सब्सिडी के जरिए। किस तरह से हुई है, कहा यह जाता रहा कि अफगानिस्तान में जो ट्रक भिजवाए जा रहे हैं जिनमें चीनी भर के जाती है, एक ट्रक की अगर हम कैपेसिटी की बात करें अगर, तो हम सबको मालूम है कि 20 टन के करीब उसमें शुगर की बोरियां जो हैं वो आ सकती हैं। लेकिन जब ये कागजात में लिखी जाती रही तो उसमें ये बताया जाता रहा कि जी 80 टन या हजारों टन जिस तरह से चीनी जाहिर की गई उतने टन चीनी बाहर ही नहीं गई, लेकिन उसके बदले में पैसा जो है वो पाकिस्तान में आता रहा। तो ये तो साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग है। अपना जो स्याह धन है, जो कहा जाता है ब्लैक मनी है, उसको वाइट करने की कोशिश की गई। किस किस ने ये कोशिश की, किस किस तरह से की, इस रिपोर्ट में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। अब वक्त है एक्शन का, कार्रवाई का, और ये की जाएगी। बिल्कुल ऐसे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 7 बड़े एक्शंस की मंजूरी भी दे दी है और उन्होंने ये इदारों को कहा है कि वो उसकी शफाफ तहकीकात करें और इसका पता लगाएं कि इसके अंदर जो जो लोग मुलव्विस हैं उनको बर वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए, ताकि बाकी जो आने वाले लोग हैं उनके लिए एक मिसाल कायम हो जाए। और आसमा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू दिन से ही एहतसाब के अमल पे बहुत ज्यादा काम किया है और उन्होंने इस चीज को यकीनी बनाया है कि कोई 2018 में जो अवाम ने मैंडेट दिया वो उनकी इसी वादे की वजह से दिया, क्योंकि जब भी वो बात कर रहे होते थे, अपना
मंशूर पेश कर रहे होते थे अपनी जमात का, तो उनका कहना यही होता था हमेशा कि जी यहाँ पर इंसाफ होगा, एहतसाब होगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुल्की खजाने को लूटा है। बिल्कुल, इसके साथ साथ मजीद आगे चलते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन सेहत जो है, खुसूसी बराए सेहत जो है डॉक्टर जफर मिर्जा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस के फैलाव के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली के साथ सामने आ रही है, और उन्होंने कहा है कि तहकीकात ये चीज़ें बता रही हैं, बावर करवा रही हैं कि अगर मास्क वगैरह का सही से इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। तो मास्क तो हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल जिसकी जानिब इशारा किया गया है, मुआविन खुसूसी बराए सेहत की जानिब से ये इस्तेमाल क्या है, मुआविन खुसूसी ने क्या आदाद शुमार बताए हैं, क्यों इतनी तेजी से हम देख रहे हैं कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये तमाम चीजें समोई हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ ने अपनी रिपोर्ट में। तो पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसके बाद में मजीद बात करेंगे। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से SOPs जारी की गई हैं, जिसके तहत मार्केटों, दुकानों और ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना जरूरी करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमती हिदायत के बरक्स मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी मुल्क में जहाँ पे कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, 40 से 60% तक उस बीमारी के फैलाव को मास्क के सही इस्तेमाल से रोका जा सकता है। दुकानों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और कारखानों में जो SOPs का निफाज है, उस हवाले से ऑलरेडी मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, और जहाँ जहाँ इन SOPs का एहतराम नहीं किया जाता या उनकी सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, वहाँ पे एक्शन भी लिया जा रहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि मास्क जरूर पहने और एहतियात करें। हुकूमत कोरोना वायरस के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। अब तक जो हमारे यहाँ अमवात हुई हैं, उनका 74% ऐसे लोग हैं कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, और 74% ही ऐसे लोग हैं कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी। एक मास्क और दूसरे मुअम्मर अफराद की हिफाजत और बीमार लोगों की हिफाजत, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अगर हम खास तौर पे एहतियाती रवैया अपनाएं तो बहुत सारी बचत हो सकती है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि मरीजों और उनके लवाहिकीन की सहूलत के लिए पाक निगहबान मोबाइल ऐप का इजरा भी किया गया है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जफर मिर्जा फरमा रहे थे कि हुकूमत इस हवाले से मरबूत हिकमत अमली तय कर रही है और मास्क का सही इस्तेमाल कोरोना वायरस की कमी का बाइस बन सकता है। और मजीद उनका कहना था कि मुल्क में जो अमवात हैं उसके 74% वो लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर थी, और ये वही लोग थे जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी लाहिक थी, जिसके बाद कोरोना वायरस को ये सर्वाइव नहीं कर सके थे। लेकिन इसके बावजूद जो 26% रह जाते हैं वो आम लोग थे। तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वही लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं जिनको पहले से कोई बीमारी है या जिनकी उम्र 50 साल से कम की है। तो हम सबको इसके हवाले से एहतियात करने की जरूरत है। हम सबको एहतियात करने की जरूरत है, लेकिन ये एहतियात नहीं की गई है, और अब देखने में आ रहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 4960 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 67 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक हुए हैं। NCOC यानी इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो है वो हमें ये बता रहा है कि मुतासिर अफराद की अगर हम बात करें कि कुल तादाद कितनी है पाकिस्तान में, तो ये 98,943 हो गई है, और ऐसा दिखाई देता है कि ये 1 लाख से ऊपर चली जाएगी आइंदा 1-2 रोज में, खुदा नखास्ता जिस तरह से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, 33,465 अफराद ऐसे भी हैं पाकिस्तान भर में जो सेहत याब हुए हैं, अपने घरों को वापस चले गए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घरों में खुद को क्वारंटीन कर रखा है, कारंटीना कर रखा है, और वो किसी हॉस्पिटल में नहीं आए हैं, लेकिन बहरहाल उन लोगों के टेस्ट हुए हैं और मुस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है। वफाकी दारुल हुकूमत की अगर हम बात करें तो यहाँ 4,989 केसेस
अजहर बताए जा रहे हैं, 79 केसेस जो कि अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। कोरोना वायरस फैलता चला जा रहा है और उसका रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा। हुकूमत इस हवाले से इकदाम तो कर रही है, लेकिन अवाम को खुद भी इस हवाले से इकदाम करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करनी है सिर्फ कुछ मजीद ऐसे इकदाम नहीं है जिस पर हम और आप अमल ना कर पाएं। बड़ी आसान से कुछ टिप्स हैं, बड़े आसान से कुछ तरीके हैं। आप जब लोगों से इंटरेक्ट करें तो थोड़ा फासला रखें, बहुत किसी के करीब नहीं जाएं, मुसाफा करने से गुरेज करें, जितना कोशिश करें कि घर से कम आप बाहर निकलें उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन है। जैसे कि हम शुरू के दिनों में आपको बता रहे थे कि जी अगर बाहर निकलना है फैमिली में से किसी को तो कोई एक शख्स जाए, और यही तमाम चीजें हमें ये आदाद शुमार भी बताते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा बेएहतियाती की और ये बेएहतियाती ही का नतीजा है कि केसेस इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं कि सिर्फ अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ 37,090 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। और जैसे ओवरऑल जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 4,960 केसेस सिर्फ 24 घंटे में रिपोर्ट होना, और ये इसलिए भी हो रहा है कि जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा भी इसमें इजाफा होता रहेगा। लेकिन ये आप जहन में रखिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। रिपोर्ट इसलिए नहीं हुए कि टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी का कम होना भी, और साथ ही साथ ये वजह भी कि लोग खुद जो हैं इस चीज का शऊर नहीं रखते हैं, शऊर रखते भी हैं तो इस बारे में कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल। और आसमा, अब इसी हवाले से जो मुल्क में मुखय्यर इदारे हैं जो कि लोगों की मदद के लिए हमेशा पेश होते हैं, जिनके अंदर ईदी फाउंडेशन और चीपा उनका नाम अगर लिया जाए जो काबिल जिक्र है, उनको भी अब ऑन बोर्ड ले लिया गया है और एनसीओसी की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर इन तमाम इदारों के साथ मिलकर बातचीत की गई है। और मुल्क में जो अस्पताल हैं वहाँ पर जो इंतहाई निगहदाश्त की सहूलियात हैं उसके हवाले से और जो वेंटिलेटर्स और बेड्स की सहूलियात दस्तयाब हैं इस हवाले से बातचीत हुई है आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। और इसकी खास बात ये थी कि इसके अंदर तमाम सूबों के जो लोग थे उनको ऑन बोर्ड लिया गया है और तमाम के साथ मिलकर गुफ्तगू की गई है। बिल्कुल जी, और बहुत ही खास बात इसकी ये थी कि पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हंगामी खिदमात पहुंचाने वाले जो इदारे हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो हैं, उनको बोर्ड के दौरान सुना गया है, उनको ब्रीफ किया गया है, उनसे पूछा गया है कि आपको कहाँ कहाँ मुश्किलात का सामना है, कहाँ कहाँ आवाम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ किन अस्पतालों में जब आप मरीजों को लेकर जाते हैं आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीजें मुल्क में पहली बार हुआ है कि इन लोगों से पूछी गई हैं और इन्हीं से पूछी जानी चाहिए थी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पहली जिनसे राब्ता किया जाता है आवाम की जानिब से जब कोई इस तरह की इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ईडी की एम्बुलेंसेस पहुंचती हैं, चीपा की एम्बुलेंसेस पहुंचती हैं, फिर ये उन लोगों को कहाँ लेकर जाती हैं, वहाँ अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल रहती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, ये तमाम चीजें आज इस मीटिंग के दौरान, इस इजलास के दौरान उनसे पूछी गई हैं। वीडियो लिंक के जरिए इनसे बातचीत हुई है और बहुत सारी मुफीद मालूमात भी मिली इनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। और तमाम जो इदारे के सरबराहान थी उन्होंने बताया भी है शुरका को कि कैसे वो लोग इस चीज को यकीनी बना रहे हैं कि अवाम की खिदमत का जो जज्बा है उसको अभी तक बरकरार रखे हुए हैं और तमाम तर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको अपनाते हुए अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से एनसीओसी ने मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। वेंटिलेटर्स के हवाले से भी आवाम को आगही प्रोवाइड की जा रही है और इंतहाई निगहदाश्त के जो अस्पताल हैं उसके हवाले से भी लोगों को बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो मरीजों की देखभाल के लिए तकरीबन 250 इजाफी वेंटिलेटर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों को फराहम कर दिए गए हैं। इससे ये होगा कि जो 250 में से 72 वेंटिलेटर्स हैं वो पंजाब में जो बिलखसूस शहर हैं फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के अस्पतालों को फराहम किए गए हैं। इसके बाद जो सिंध की सूरत हाल है उससे आप आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, और होगा ये कि सिंध में पहले ये देखने में आया था कि जो भी ज्यादा सहूलियात थी वो कराची शहर में पाई जाती थी, लेकिन अभी आज हमें ये बताया गया है एनसीओसी की जानिब से कि सूबा सिंध को जो फराहम किए गए कुल वेंटिलेटर्स हैं उनमें से 52 वेंटिलेटर्स ऐसे हैं जो सक्खर के अस्पतालों में भी इस्तेमाल होंगे। कराची और सक्खर दोनों जगह पर ये वेंटिलेटर्स जो हैं ये इस्तेमाल किए जाएंगे। और क्वेटा में भी मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं, क्योंकि वहां से भी ये शिकायत सामने आ रही थी कि जी जब मरीजों को ले जाया जाता है जिनको जरूरत है वेंट पर डालने की तो वेंटिलेटर्स जो हैं वो दस्तयाब नहीं होते हैं, तो अब ये शिकायत जो है इसका इजाला हो पाएगा। बहरहाल जी इस बारे में हमारे पास
ایک رپورٹ بھی موجود ہے کہ کتنے لوگ اب تک متاثر ہوئے ہیں، خاص طور پر پنجاب کے اندر، اور جو لوگ شفا یاب ہوئے ہیں ان کے اب تاثرات کیا ہیں، وہ کیا فیل کرتے ہیں، کیا کچھ انہوں نے جھیلا اس بیماری کے دوران، کس طرح سے سروائیو کرنا ان کے لیے ممکن ہوا، اور اب وہ اپنے ہم وطنوں کے یعنی آپ کے ہمارے نام کیا پیغام رکھتے ہیں، یہ پیغام جو ہے عاصم رضوان کی خصوصی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 23,100 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 4,960 رہی۔ پنجاب میں اب تک مجموعی طور پر 37,090 لوگ مہلک وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 683 اموات ہوئی ہیں۔ پنجاب میں عوام کی حفاظت کے لیے ضوابط کار پر عمل درآمد کی مہم صوبے بھر میں پوری قوت سے جاری ہے، جس کے تحت انڈسٹریل ایریاز، مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ کو SOPs پر عمل درآمد کا پابند کیا جا رہا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، میرے گھر کے 17 لوگوں کو پازیٹیو ٹیسٹ آیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں پنجاب حکومت جنہوں نے ہماری مدد کی، ہمارے کھانے پینے اور بہت ہی اچھا خیال کیا، ہماری بہت مدد کی۔ عوام ہر چیز کا خیال رکھے، کرونا کو مذاق نہ سمجھے، SOPs کا اور مختلف چیزوں کا خیال رکھے۔ بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں اس چیز سے۔ اپنے گھر میں سینیٹائزر کا استعمال کرے، ماسک استعمال کرے، اپنے بچوں کا خیال رکھے، اپنے فیملی کا خیال رکھے۔ سول انتظامیہ کی مدد اور طبی ساز و سامان کی ضروریات کا جائزہ لینے کے حوالے سے ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی میں ماہرین کی ٹیم بشمول صوبہ پنجاب پورے ملک کا دورہ کر رہی ہے۔ اس سچویشن میں خود کو پینک نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو کورونا ہو گیا تو شاید وہ نہیں بچیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو جو ہائی رسک پیشنٹ ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کے لیے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہت سے ایسے پیشنٹ ریکور ہو جاتے ہیں۔ کورونا خطرناک بیماری ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آج کل جیسے لوگ پھر رہے ہیں بیمار بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، خدا کے لیے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہت مشکل ہے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ جو سانسیں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ پنجاب کے ہسپتالوں کی صلاحیتوں میں اضافے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 72 نئے اضافی وینٹیلیٹرز بھی فراہم کیے ہیں، جو کہ فیصل آباد، ملتان، راولپنڈی اور لاہور کے ہسپتالوں میں استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پہلی بار ایمرجنسی سروسز مہیا کرنے والے اداروں کو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے تفصیلی بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ بریفنگ میں پنجاب کی نمائندگی ڈائریکٹر جنرل 1122 ڈاکٹر رضوان نے کی۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ اس رپورٹ میں جان رہے تھے کہ جو کورونا وائرس کے سروائیورز ہیں وہ اپنے تاثرات سے دیکھنے والوں کو آگاہ کر رہے تھے، اور یہ بات باور کروا رہے تھے کہ خدارہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو واقعی کرونا وائرس جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم سب کو اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ اس میں سر فہرست ابھی بھی امریکہ ہی ہے، اور اگر ہم دنیا بھر میں بات کریں کل مجموعی کیسز کی تو تقریباً 69,82,000 سے کیسز بڑھ چکے ہیں، اور اس میں سے 4 لاکھ سے زائد افراد اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ 34,13,000 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کی جانب لوٹ چکے ہیں۔ آسما، کچھ عرصہ قبل ہم دیکھتے تھے کہ اٹلی کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں آتی تھیں کہ وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو وہاں پر اب ہلاکتوں کی جو شرح ہے وہ اس میں کچھ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے، لیکن جہاں آپ نے امریکہ کا ذکر کیا کہ وہ ابھی بھی سر فہرست ہے ان ممالک میں جہاں نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو امریکہ میں آپ کو بتا دیں کہ اب تک 1,12,000 کے قریب ایسے افراد ہیں جو کہ اپنی جان سے گئے ہیں صرف اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ امریکہ میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ مختلف اسٹیٹس میں اسپتالوں کے اندر بالکل جگہ موجود نہیں ہے۔ ایمرجنسیز کے اندر اگر بات کریں تو کورونا کے جو مریض ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ ڈاکٹرز اپنی سی ایفرٹس کر رہے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن چونکہ اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے تو بہت سارے لوگ موت کے منہ میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے یہ تعداد جو ہے یہ تجاوز کر چکی ہے، اور اس کے بارے میں ٹرمپ جو ہیں وہاں کے صدر وہ پہلے ہی بتا چکے تھے کہ صورتحال اس سے بھی زیادہ سنگین شکل اختیار کر سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ نقصان امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے۔ وہ ذہنی طور پر تو اس کے لیے
तैयार हैं, लेकिन जो इकदाम किए जाने चाहिए थे, पहले हमने देखा कि अमेरिका ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, और यही वजह है कि पहले इटली के साथ ये हुआ, जब वहाँ पर संजीदगी नहीं दिखाई गई तो वहाँ सबसे ज्यादा अमवात हो रही थी अजहर, और फिर अमेरिका में जब इसको सीरियस नहीं लिया गया तो वहाँ भी ये बहुत ज्यादा फैला, और अब ये लाखों अफराद की जान ले चुका है, और लाखों बताए जाते हैं कि अभी भी इससे मुतासिर हैं, अस्पतालों के अंदर जेर इलाज। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम आदाद-ओ-शुमार की बात करें तो तकरीबन 1,12,000 अफराद जो हैं वहाँ पर जाँ बहक हो चुके हैं, और तकरीबन 19,88,000 अफराद इस मुहलिक वायरस से अब तक शिकार हो चुके हैं, और अभी वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, और इसी आस के साथ जी रहे हैं कि वो कोरोना वायरस को किसी एक दिन जरूर शिकस्त देंगे। बिल्कुल जी, आस का उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ा जा सकता है, और यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि जिंदगी अपने मामूल की जानिब गामजन है। अमेरिका में भी बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लॉकडाउन जो है उसमें बहुत नरमी कर दी गई है। यूरोप में भी हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, और अपने मुल्क पाकिस्तान की अगर हम कुछ बात करें, और खासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करें, तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि लाहौर में पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो लाहौर भर के पार्क को खोल दिया जाए, लेकिन वहाँ तमाम तर जो SOPs हैं उनके तहत इन पार्क्स को खोला जाएगा, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अली नवाज शाह साहब जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं PHA के, उन्होंने इस बारे में पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। क्या कहा है आपको दिखाते हैं। लाहौर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक सुबह से लेके शाम तक जो पार्क्स हैं उनको खोल दिया गया है। हुकूमत की एक मुस्बत इकदाम है जिससे न सिर्फ आम पब्लिक को फ़ायदा होगा, बल्कि वो खिलाड़ी जो घरों में बैठे हैं, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन है, फुटबॉल के हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको मौका मिलेगा कि वो ट्रैक पे आएँ, वो रनिंग करें, अपनी एक्सरसाइजेज खुले माहौल में करें। आपने मास्क पहनना है, आपने अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, आपने सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखना है। जी नाजरीन, तो जैसा कि आप जान रहे थे कि लाहौर में पार्क्स को SOPs को फॉलो करते हुए खोल दिया गया है, और आवाम को एक और रिलीफ दे दिया गया है। लेकिन ये रिलीफ वापस भी लिया जा सकता है अगर आपने इन एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं किया तो। बिल्कुल, प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में, और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ता इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। प्यारे में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। कुछ बात करेंगे हम टिड्डी दल के हवाले से। टिड्डी दल के बारे में आपको बताएं कि ये मुल्क के 46 ऐसे अजला हैं जहां पर मौजूद है। इसको तल्फ करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर स्प्रे किया जा रहा है हेलीकॉप्टर्स के जरिए, तैयारों के जरिए, और इसको तल्फ करने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। अच्छा जी, NDMA हमें ये बता रहा है इस बारे में कि टिड्डी दल से बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब का 1 और सिंध के 3 अजला मुतासिर हुए हैं।
बलूचिस्तान में इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पंजाबी इसके ज़ेरे असर रहा है, बहुत ज्यादा फसलों पर इसने हमला किया है। किसान बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन कहा यह जा रहा है, अगर अपने देखने वालों को हम ये आगाह कर दें, बहुत सारे किसान भाई भी इस वक्त हमारी बात सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका तखमीना लगाया जाएगा। जब इससे पहले निमट लिया जाएगा, उसके बाद तखमीना ये लगाया जाएगा कि हमारे किसान भाइयों का कितना नुकसान हुआ है, और फिर ये कोशिश की जाएगी कि उनको कंपनसेट भी किया जा सके। इस वक्त ऑपरेशन में 1122 ने भी हिस्सा लिया है, 1122 की टीम हिस्सा ले रही हैं, और बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 3,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा का रकबा है जिस पर ये स्प्रे कर दिया गया है, और किसान जो हैं वो अपने तौर पर कोशिशें तो जारी रखे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर ऊंचा म्यूजिक चलाकर कोशिश की जा रही है, शोर मचाकर कोशिश की जा रही है इसको भगाया जा सके, और बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं ढोल भी बजाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और टिड्डी दल ने तो हमला किया हुआ है, और कोरोना वायरस की सूरत हाल भी मुल्क में बिगड़ती जा रही है, और जहां इसने हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुतासिर किया है, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर हों या फिर नौकरी पेशा अफराद हों। इसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं इसमें वो थैलीसीमिया के मरीज हैं, जिनको मुसलसल खून की तलाश होती है और उनको खून चाहिए होता है, लेकिन चूंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। बहुत सारे लोग आप में से हम जानते हैं कि ऐसे भी हमें सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनका ये मामूल है कि वो ब्लड डोनेट करते रहते हैं, खून अतिया करते रहते हैं। हम आपसे पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी आपको ये सिलसिला बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महफूज जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, आपको कोरोना वायरस को कोई वहां पर खतरा नहीं है। खतरा इस वक्त है ऐसे बच्चों को जो थैलीसीमिया का शिकार हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसमें आपको बताएं कि 6 दिन से लेकर 6 माह के बच्चे भी हैं, इसमें 6 साल के बच्चे भी हैं, मुख्तलिफ उम्र के बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनके साथ खून की जरूरत है, लेकिन खून उनको सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा कि हम बहुत ज्यादा एहतियात तो हमें बरतनी चाहिए, उसका दामन तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमें डरना नहीं है। हमें लोगों की मदद का ये सिलसिला जो है ये जारी रखना है। कहाँ कहाँ खून की कमी का सामना है, किस तरह से थैलीसीमिया के मरीज इस वक्त मुब्तला हैं, इस खौफ में कि अगर खून नहीं मिलता है तो फिर सूरत हाल बिगड़ सकती है। हसन तारिक भट्ट की रिपोर्ट में देखते हैं। कोरोना वायरस की वबा में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की दस्तयाबी शदीद मुतासिर हुई है। कैंप्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोग भी थोड़ा सा डर रहे हैं, तो लेकिन इन बच्चों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। थैलेसीमिया मेजर को हर 20 to 25 डेज के बाद ब्लड लगता है, उसके बगैर बच्चा एनीमिक हो जाता है, एनीमिया होता जाता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिशन उसकी और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में नहीं जाते हैं, वीक होते होते उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। जब ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपको भी नुकसान नहीं होता, उल्टा किसी को फायदा हो रहा है, किसी को जिंदगी मिल रही है। आपके हर 3 महीने बाद सेल टूट जाते हैं पुराने, तो नया खून बनता है, तो एक तरह से आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा। ब्लड डोनेट करना एक सदका जारिया है। अगर आप किसी की जिंदगी बचाते हैं, एक इंसान की जिंदगी बचाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा रहे हैं। थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस की वबा में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को भी याद रखें और खून का अतिया देकर उनकी ज़रूरियात को पूरा करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि थैलेसीमिया के जो मरीज हैं वो इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं और उनको खून की बहुत अशद जरूरत है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखने वालों को ये बता दें कि अर्तुगरुल गाजी ने जैसे कि पाकिस्तान में जब उसकी डबिंग की गई, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर नशर की गई, उर्दू में डब किया गया, तो बहुत एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उसको सराहा था और उसको एक आइडियल के तौर पर समझकर उस ड्रामे को एंजॉय भी किया और बहुत बेहतरीन किस्म का रिस्पांस दिया था। बिल्कुल जी, और बेहतरीन रिस्पांस इसलिए भी है कि जो हमारी पाकिस्तानी कौम है, जो हम आवाम हैं, वो अपनी जो मुस्लिम तारीख है उस पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करते हैं और चाहते ये हैं कि हमारी जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको भी इस बारे में आगाह करें। पाकिस्तान में मौजूद जो बच्चे हैं वो भी इस ड्रामे को बहुत ज्यादा शौक से देख रहे हैं। नईम भट्टी की इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो रिपोर्ट देखते हैं। मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आए मेरे अर्तुगरुल का दीदार। पीटीवी पर दिखाए जाने वाले मकबूल तारीखी ड्रामों की तरह तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी को जेलों में बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी बेपनाह मकबूलियत हासिल है, जो कि बेकरारी से अगली किस्त का इंतजार कर रहे होते हैं। हमें ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इसकी शिद्दत से इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड आए। पीटीवी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इस्लाम को फॉलो करने वाला ड्रामा अपने चैनल पर स्टार्ट करवाया।
वालिदैन का कहना है कि मुस्लिम तारीख पर मबनी तुर्क ड्रामा सीरियल ने बच्चों को मुसलमानों की बावकार तारीख से वाक़फियत दी है, जबकि बच्चों ने हफ्ते में 4 दिन ड्रामा को दिखाने पर पीटीवी का शुक्रिया अदा किया। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ये बड़े शौक से देखें, इसमें इस्लाम की अक्कासी है, औलिया अल्लाह की अक्कासी है, और इसमें हमें बताया जाता है कि हम असल में हमारा दीन क्या है। इसमें मुझे हलीमा और अर्तुगल का कैरेक्टर बहुत पसंद है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और मैं पीटीवी होम की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहले हफ्ते में 3 दिन लगता था, अब हफ्ते में 4 दफ़ा लगता है, इसलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करती हूँ। बहुत अच्छा ड्रामा है, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तानी कौम का वक़ार बहाल करने के लिए इस्लाम की अज़ीम तारीख से रोशनास होना जरूरी है। पीटीवी ने यादगार इकदाम करके बच्चों में तारीखी मकबूलियत और वालिदैन में शानदार सताइश हासिल की है। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेएलएम। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया तुरुल के हवाले से। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीटीवी न्यूज़। मुझे अज़हर इकबाल बंगश को दीजिए इजाज़त। और आसमा इकबाल को भी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल शाम ठीक 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। हम मुश्तरका तौर पर एक आला मयार का बेल्ट एंड रोड तामीर करेंगे। आने वाले 2 सालों के अंदर तकरीबन पाकिस्तान की इकानमी को $40 बिलियन का मैशत को 124 बार 1-to-1 ऑनलाइन बातचीत में हिस्सा लिया है। ये हमारे लिए बस एक बोसीदा दरख्त की तरह है। ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श मार्केट है। एक दिन में कटाई का रकबा 200 एकड़ तक पहुंच जाता है। ये खुदकार तरीके से मददगार नेविगेशन ड्राइविंग को अमल में लाता है। हम पायदार ज़राई तरक्की के लिए एक मरकज बना सकते हैं ताकि वो टिड्डियों की रोकथाम और इन पर काबू पाने में मदद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में 2 माज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। डॉक्टर राजा मोहम्मद अफजाल, जो कि चिंहुआ यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हैं, और जनाब समीर सदीकी साहब, जो कि एबीपी कंपनी में एशिया पैसिफिक IT उमूर के इंसिडेंस मैनेजर हैं। सबसे पहले पाक चाइना रिस्पॉन्स। पाकिस्तानी मईशत पर कोविड-19 के फैलने के बहुत ज्यादा असरात के बावजूद पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हालिया आदादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2.148 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 137% का इजाफा हुआ है। चीन अब भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा बराह रास्त सरमायाकार है। रवा माली साल के पहले 9 महीनों में चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी में तकरीबन 700% का इजाफा हुआ है। चीन की वजारत तिजारत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 2019 में चीन की सनती बैरूनी बराह रास्त सरमायाकारी 117.12 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गई, जो साल में 9.8% कम है। ताहम बेल्ट एंड रोड मार्केट ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहली सहमाही में बेल्ट एंड रोड के रास्तों पर वाक़े 52 ममालिक में चीन की बराह रास्त सरमायाकारी सालाना 11.7% इजाफे के साथ 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गई। तिजारत और तरक्की के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस UNCTAD की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में आलमी सतह पर बैरूनी सरमायाकारी में 30 से 40% तक कमी वाक़े होगी। कोविड-19 के फैलने के बाद से चीन और बेल्ट एंड रोड ममालिक ने एक दूसरे की मदद की है और इस वबा के असर को कम करने के लिए मिलकर काम किया है। सरमायाकारी के अलावा बेल्ट एंड रोड के साथ तिजारत भी बढ़ती ही जा रही है। चीन की वजारत तिजारत के आदादोशुमार के मुताबिक बेल्ट एंड रोड के रास्तों पर वाक़े ममालिक और चीन के माबैन सामान की तिजारत 2013 से 2019 के दौरान मजमूई तौर पर 7.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गई है। इस साल जनवरी से अप्रैल तक अगरचे कोविड-19 वबा बैरून मुल्क तलब में सुस्त रवी का बायस बनी,
लेकिन चीन और बेल्ट एंड रोड ममालिक के माबैन तिजारती हुजम अब भी बढ़ता ही जा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी के बायस चीन की बरामदात बिलखुसूस आलात साजी की मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुआ है। इस वक्त आसियान मार्केट चीन की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट बन चुकी है। अगरचे इस वबा से मईशत को शदीद धचका लगा है, लेकिन चीन से बेल्ट एंड रोड से जुड़े ममालिक में होने वाली दरामदात एक खास हद तक बढ़ गई हैं। मुस्तकबिल में तरक्की का रुझान अब इन ममालिक की मुआशी बहाली पर मुनहसिर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आला मयार की मुश्तरका तामीर इस साल चीनी हुकूमत की वर्क रिपोर्ट में शामिल है। 22 मई को बीजिंग में 13वीं कौमी पीपल्स कांग्रेस एनपीसी के तीसरे इजलास के इफ्तिताही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ली केqiang ने इस पर जोर दिया है। हम मुश्तरका तौर पर एक आला मयार का बेल्ट एंड रोड तामीर करेंगे। वसी मुशावरत, बाहमी शराकत और मुश्तरका फवायद की पैरवी करेंगे। मार्केट के उसूलों और बैनुल अक़वामी सतह पर कबूल शुदा कवायद पर अमल करेंगे। हमने देखा है कि अरबा माली साल के इब्तिदाई 9 महीनों में चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी 7 गुना बढ़ गई है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और मालियत में इजाफे के अलावा क्या अरबा साल की जो सरमायाकारी गुज़श्ता सरमायाकारी से क्या फ़र्क है? आपने भी जिक्र किया है, जो सरमायाकारी बढ़ गई है उसमें जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो तो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा कि आपको एक आसान मिसाल से समझा सकता हूँ कि सीपैक एक ऐसे है जैसे किसी दरख्त का तना, उसके साथ शाखें हैं, उसके साथ पत्ते हैं, और जो फर्क है पहले ज्यादातर काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा था और अब काम जो है वो प्रोडक्शन और डिप्लॉयमेंट पे हो रहा है। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट हो रही है, जो ट्रांजिशन का जो मोड चल रहा है इस वक्त, जो चेंज आ रही है, उसमें ज्यादातर अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो दोबारा जो है इस जो हालिया गवर्नमेंट है उसने जो रिफॉर्म्स लाए अपने प्लानिंग में और तिजारत के उसूलों के ऊपर, और जो विजिट्स हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ जो टीम आई, जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, और वो उन सब ने एक आके एक रिवाइव किया उन सारे प्लान्स को, और जिसकी वजह से जो इस सारी मालियत में इजाफे का एक बहुत बड़ा बायस वो बने जो न्यू एक कॉन्ट्रैक्ट्स थे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। तो फ्यूचर में जिस तरह भी देखिए सर्विस इंडस्ट्री हो गई या आपके इंटरनेट सर्विसेज हो गई, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एक नया एक इन्वेस्टमेंट का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से इजाफा हुआ है चीन से पाकिस्तान को। मुआशी बदहाली के असर को दूर करने के लिए पाकिस्तान कैसे गैर मुल्की सरमायाकारी को अपनी तरफ राग़िब कर सकता है, चीन से या दूसरे किसी ममालिक से? कैसे पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन लाई जाए और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, अलीबाबा है, अली पे है, पेपल है, ये वो सारे एक बिग मार्केट है जो पाकिस्तान में आना चाहती है, जिसकी वजह से तकरीबन पाकिस्तान में 20 मिलियन जो है जॉब्स का इजाफा होगा और आने वाले 2 सालों के अंदर तकरीबन पाकिस्तान की इकानमी को $40 बिलियन का मैशत को एक सपोर्ट मिलेगा। अब हम सीपैक मेट में एक रिपोर्ट देखते हैं। सीपैक मेट के इस सिलसिले में हम ज़री मशीनरी के मैदान में चीन पाकिस्तान के तावन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। आइए पहले एक बड़ी चीनी ज़री मशीनरी कंपनी की मिसाल देखते हैं। हम 17 साल से पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं। शुरू में हम बुनियादी तौर पर शुमाल मगरबी पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पिशावर में मसनूआत बेचते थे। हालिया बरसों में हम सूबा पंजाब में आए हैं क्योंकि यहाँ मार्केट में तरक्की का इम्कान ज्यादा है। इस वक्त हम अपनी ट्रैक्टर कंपनी में मौजूद हैं। पाकिस्तान को हम मिनी ट्रैक्टर और नायलून की मसनूआत बरामद करते हैं। 2019 में 300 यूनिट पर मुश्तमिल तमाम ट्रैक्टर्स और 600 टन फैब्रिक था। चीनी ज़री मशीनरी के जाने से पाकिस्तान में क्या तब्दीलियां आएंगी? चीनी ज़री मशीनरी की खुदकार और काबिलियत की सतह कैसी है? वो यहाँ प्लांटिंग मॉडल और पैदावार देखने आए थे। उनका मकसद इसे एक नजर देखना था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आलू इतने बड़े और ज्यादा हैं। हमारे कल्टीवेटर और प्लांटर की मदद से उनकी आलू की पैदावार 1 महीने में 1500 किलो से बढ़कर 2500 किलो हो गई।
یہ مشین 1 یا 2 گھنٹے میں کام ختم کر لیتی ہے، جبکہ انسان کو یہی کام کرنے کے لیے 1 دن سے زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ ہماری مشین کے فلیگ شپ ورژن کی طرح 1 دن میں کٹائی کا رقبہ 200 ایکڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک آپریشن سیزن میں اگر یہ 45 دن تک جاری رہتا ہے تو 8000 سے زائد ایکڑ رقبہ کاشت کیا جائے گا۔ جب چھلی یعنی مکئی بہت گیلی ہوگی تو تھریشر براہ راست چھلی کے دانے چھان لے گا۔ چھلی میں پانی کی زیادہ مقدار کی صورت میں ملک کو نقصان عام طور پر 5% ہوتا ہے اور ہمارے ہاں بنیادی طور پر 3% ہے۔ آپریشن سپیڈ میں بہتری کا مقصد آلات کی مستقل طور پر جدتکاری اور بہتری لانا ہے۔ خاص طور پر اسے پاکستان کی زراعت کی اصل ضروریات کو پورا کرنا چاہیے اور مقامی حالات کو اپنانا چاہیے۔ یہ ہیڈر فولڈ کیا جا سکتا ہے۔ 8 رویہ ہیڈر کو 3 میٹر چوڑے ٹائر کی طرح چوڑائی میں فولڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر سڑک پر چلنے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے۔ ہم نے ایک سینسر کا اضافہ کیا ہے۔ اگر آپ کا پودا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو یہ خود بخود گاڑی کی سمت کو درست کر دے گا۔ یہ خودکار طریقے سے مددگار نیویگیشن ڈرائیونگ کو عمل میں لاتا ہے۔ پاکستان اور چین میں آلو کے پودے لگانے کے طریقے بھی مختلف ہیں، جیسا کہ آبپاشی کا طریقہ۔ عام طور پر پاکستان میں گندک نہیں ہوتی، وہ سیلابی آبپاشی استعمال کرتے ہیں اور یہاں آلو کی نالیوں کے سائز بھی مختلف ہیں۔ ہم ٹیکنیشین بھیجیں گے، وہ آلات کو بہتر بنانے کے لیے واپس آئیں گے اور پھر یہ آلات انہیں واپس بھیجے جائیں گے۔ تاہم اکنامک ڈیلی چائنا اکنامک نیٹ کے رپورٹر نے انٹرویو کے ذریعے جانا کہ چین اور پاکستان کے مابین زرعی مشینری کے میدان میں بالخصوص درمیانے اور اعلیٰ درجے کے آلات اور ساز و سامان کے شعبے میں تعاون کی خاصی گنجائش اب بھی موجود ہے۔ میں دیکھنے کے لیے موقع پر گیا۔ انہوں نے بنیادی طور پر بیرون ممالک مثلا یورپ اور امریکہ سے مشینوں کے بیکار پرزے خریدے۔ یہ 3 مشینوں کے پرزے تھے جنہیں ملا کر ایک مشین تیار کی جا سکتی تھی۔ تقریباً 1 مہینے میں کچھ افراد نے مل کر ان پرزوں سے ایک مشین تیار کی۔ میرے خیال میں ابھی پورے ملک کی طلب میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ مارکیٹ کے پچھلے منافع کے لحاظ سے اگر ہم اس علاقے میں 300 سے 400 یونٹ تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم فیکٹری بنانے پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی مارکیٹ میں داخل ہونے والی اعلیٰ درجے کی زرعی مشینری کے استعمال کے حوالے سے تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ابھی تک 5 ایسی ایپس ہیں جو کسان دوست ایپ سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان میں مشینری کے استعمال کے مطابق کے بارے میں ان کو ویڈیو شیئر کر کے یہ ذریعہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو آپ اٹریکٹ کریں مشینری کی طرف، لیٹسٹ مشینری کی طرف۔ آئی تھنک سندھ گورنمنٹ از آلسو ورکنگ، سندھ جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہ ابھی 250 بندے کا اسٹاف اس کو پریپیئر کیا ہے، اس کو ٹرین کیا ہے میکنزم کے لیے۔ وہ جو چائنا سے بھی جدید جو مشینری گئی ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور ابھی اس طرح کے پاکستان میں پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں جس میں وہ لوکل کسانوں کو اور وہاں کے لوکل جو بندے ہیں کاشتکار ہیں انہیں ٹرین کر رہے ہیں اس کے وبا کے دوران غیر ملکی تجارت کو کس طرح مستحکم بنایا جائے اور چین پاک تجارت کو فروغ دیا جائے، آئیے ہم پاک چائنا ٹریڈ میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چینی کونسل برائے فروغ بین الاقوامی تجارت کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق کووڈ-19 وبائی بیماری کے سبب دنیا بھر میں 100 سے زیادہ بین الاقوامی نمائشیں ملتوی یا منسوخ کر دی گئیں۔ وبائی امراض کے دوران چین اور پاکستان کے مابین تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے؟ اپریل کے آخر میں شندونگ صوبائی محکمہ تجارت نے آن لائن نمائش شندونگ ایکسپورٹ کموڈیٹی پاکستان آن لائن نمائش کی میزبانی کی۔ اس آن لائن نمائش میں میکینیکل اور برقی مصنوعات، ہارڈ ویئر، عمارت سازی کا سامان، وبائی امراض کی روک تھام کا مواد وغیرہ شامل تھے۔ 28 پاکستانی خریداروں اور 84 فراہم کنندگان جو شندونگ انٹرپرائزز ہیں، انہوں نے میچ میکنگ کے ذریعے 124 بار 1-to-1 آن لائن بات چیت میں حصہ لیا ہے۔ ہم اسٹیویا تیار کرتے ہیں، یہ قدرتی طور پر میٹھا ہے۔ فوڈ انڈسٹری میں گنے سے تیار کردہ چینی کی بجائے اسٹیویا میٹھے کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ آپ اسٹیویا کاشت کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اسٹیویا اگاتے ہیں، لیکن ہمارے پروفیسرز نے ہمیں کبھی ان درختوں کے فوائد سے آگاہ نہیں کیا۔
हम ने कभी कारोबार का नहीं सोचा। ये हमारे लिए बस एक बोसीदा दरख्त की तरह है। मैं पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मोरिंगा पाउडर है जो मैंने पहली बार खरीदा है और इस बार हम स्टीविया पाउडर तैयार करना चाहते हैं। वहाँ मार्केट की क्या सूरत हाल है? अच्छी मार्केट मौजूद है। आपको सिर्फ लोगों को बताना है, उन्हें आगाही देनी है। लोग अपनी सेहत के लिए खरीदते हैं। क्योंकि ये स्टीविया अर्क पैदा करते हैं, लिहाजा हम सिर्फ आपके साथ ताउन के लिए मौका के मुंतजिर हैं। जी हाँ, हम इसे ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं। इस किस्म के स्टीविया पाउडर और दूसरी चीजों के अर्क पर हम बहुत सी चीजों पर काम कर सकते हैं। 1 एकड़ जमीन स्टीविया की पैदावार के लिए दस्तयाब हो सकती है। हमें पौधे, पानी खुश करने समेत तमाम जरूरी अशिया और बुनियादी टेक्नोलॉजी दरकार है। तब हम अपनी मसनूआत को मुस्तकबिल में बरामद करने के लिए महफूज कर सकते हैं। आप किस तरह का सूट पैदा कर रहे हैं? हम हर किस्म का सूट बना रहे हैं जिसमें 32, 40, 50, 60, 80 और दीगर अक़साम का सूट शामिल है। क्या आपने कभी पाकिस्तानी मार्केट के साथ काम किया है? इससे पहले हमने हमेशा पाकिस्तान से रुई दरामद की, लेकिन इससे कबल हमने सूट पाकिस्तान को नहीं बेचा। मेरी मार्केट अफ्रीका के लिए है और शायद इस साल हम इसमें बेहतरी लाएं। ये एक बहुत ही मुनाफा बख्श मार्केट है। टेक्सटाइल की मार्केटें कौन सी मसनूआत की फरोख के लिए अच्छी हैं? इस काम का एक सीजन होता है। 80 सिंगल, 100 सिंगल और 120 सिंगल सूट की ज्यादा मांग है। ये भरपूर सीजन के लिए बेहतरीन वक्त था, लेकिन इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से काम में बेहतरी नहीं आई। पाकिस्तान का 10, 12, 20 और 30 काउंट सूट बहुत अच्छा है, लेकिन बेहतर सूट पाकिस्तान को चीन से दरामद करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छी कीमतों के साथ आ सकते हैं और उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे हल निकाल सकते हैं। मैं आपको बेहतरीन कीमत दूंगा। ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन नुमाइशों के क्या फायदे हैं? ऑनलाइन नुमाइश में कस्टमर फ्रीक्वेंसी और ममासियती सतह निस्बतन बुलंद होती है और आप वीडियो और ऑडियो के जरिए सामान के हवाले से मुकम्मल तफहीम हासिल कर सकते हैं। खरीदार इंटरनेट के जरिए सप्लायर की लेबॉर्ट्री, साइंसी तहकीकाती मरकज, प्रोसेसिंग सेंटर वगैरह देख सकता है, जिससे मजदूरी के अखराजात बचते हैं और कुछ सारिफीन के ज़हनी शक व शुबहात बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। बहुत सी कंपनियां फैक्ट्रियों और दीगर मुकामात पर बराह रास्त नशर करती हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है। ये मशीन वैक्यूम इस्तेमाल करती है। वैक्यूम मेज पर से मुख्तलिफ मटेरियल उठा लेता है। हमने 3 साल पहले ही लाहौर और कराची में गोदाम बनाया था। अब हमें तमाम पाकिस्तान के लिए रिटेलर्स यानी परचून फरोशों की जरूरत है। सेंग लेजर फैक्ट्री में खुशामदीद। हम यहाँ प्रोसेसिंग वर्कशॉप में हैं। हार्ड ट्रीटमेंट मशीन बेड से मशीन बेड की साख मजबूत होती है। ये हमारी मियारी मॉडल धाती प्लेट और पाइप काटने वाली मशीन है। रस्मी मुलाकात से कबल हमने चीनी कारोबारी इदारों के लिए 3 ऑनलाइन ममासियती नशिस्तों का एहतमाम किया। जिन कारोबारी इदारों की मसनूआत की पेशकश का तासुर अच्छा नहीं था, उनको अलग अलग याद दहानी कराई और कारोबारी इदारों को तवज्जो तलब मामलात के लिए रहनुमा दस्तावेजात भी लिखी। तो क्या मुस्तकबिल में ऑनलाइन नुमाइशें चीन और पाकिस्तान के माबैन तजारत का एक अहम जरिया बनेंगी? ऑफलाइन नुमाइशों के भी अपने फवाइद हैं। मिसाल के तौर पर लोगों के दरमियान रूबरू बातचीत ज्यादा काबिल एतमाद है। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में ऑनलाइन और ऑफलाइन को मिलाकर तैयार किया जाने वाला तरक्याती मॉडल चीन की नुमाइश की सनत का मरकजी रुझान बनेगा। ऑनलाइन एग्जीबिशन एक ऐसा टूल है इस वक्त कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए कि आप जिस जगह पे हैं, जिस मुल्क में हैं, आप इन ऐप्स को इस्तेमाल करके जिस तरह हेक्सा फेयर है या गूगल ऐप स्टोर के ऊपर इस तरह की ट्रेड और एक्सपो की ऐप्स पड़ी हैं, वो यूज़ करके कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। और ये एक जो सूरत हाल है ये टेम्परेरी भी हो सकती है और फ्यूचर में अगर कोई अपना जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस काम करना चाहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन काम करना चाहते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी जो सफ़र की वजह से होती है या एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, उसमें एक काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। पाकिस्तान में जो इस वक्त जो आने वाली जो नस्ल है, जो नए जो हमारे बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो बालिग हैं, वो
بہت زیادہ اس طرف اٹریکٹ ہیں کہ آن لائن کام کیا جائے، آن لائن بزنس، آن لائن جابز، آن لائن شاپنگ، آن لائن ٹریڈ. یہ تو پاکستان میں بہت عروج پہ آیا ہوگا اور میرا خیال ہے کہ مزید آپ 4 سے 5 سال میں اس کا بہت بڑا افیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب ہم سی پیک پائیونئر میں ٹڈیوں کے حملے کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کریں گے. ٹڈیوں کی آفت سے نمٹنے کے لیے چین نے فروری کے آخر میں ٹڈی دل سے بچاؤ اور کنٹرول کے معائنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ پاکستان بھیجا، جس نے ہنگامی روک تھام اور کنٹرول کے جامع منصوبوں کی تشکیل میں پاکستان کی مدد کی اور ٹڈی دل سے بچاؤ، کنٹرول اور کووڈ-19 پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک اہم ستون ہے اور زرعی پیداوار پاکستان کی کل معیشت کا تقریباً 40% ہے. حال ہی میں چین پاکستان مشترکہ زرعی ورکنگ گروپ کا دوسرا ویڈیو اجلاس بیجنگ اور اسلام آباد میں منعقد ہوا. چین اور پاکستان دونوں ممالک کے مابین زرعی تبادلوں کے فروغ، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نئے مرحلے میں زراعت اور اس سے متعلقہ صنعتوں کی ترقی کے فروغ اور راہداری کی تعمیر کو معیشت اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا. میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ چین اور پاکستان چاول کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے تکنیکی تعاون کو مزید فروغ دے رہے ہیں تو اس وقت واقعتاً ہماری کچھ کمپنیاں تعاون کر رہی ہیں. اگر تعاون کے اس پیمانے کو بڑھایا جائے تو اس کا اثر مزید بہتر ہوگا. خاص طور پر چین اور پاکستان نے آزاد تجارتی زون کے حوالے سے بھی ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. میری رائے سے مستقبل میں ہمیں زرعی مصنوعات کی پروسیسنگ میں اضافہ کرنا چاہیے. اس پروسیسنگ کے بعد نہ صرف وہ بنیادی مصنوعات جن کا ابھی ذکر کیا گیا چین کو برآمد کی جا سکیں گی بلکہ مالٹے کا جوس بھی تیار کیا جا سکے گا جو میرے خیال میں چینی صارفین میں بے حد مقبول ہوگا. اس سال ٹڈیوں کی روک تھام میں سے پاکستان نے کون سے نئے تجربات سیکھے ہیں جن کی روشنی میں مستقبل میں ممکنہ ٹی کی وبا سے ہم بچا سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ جو انڈے ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی کہ ان کو ختم کیا جائے تاکہ وہ گروتھ پروڈکشن ہی نہ ہو سکے جو کہ بعد میں آپ کو پرابلم دی جا سکے. ایک تو یہ نئی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی اور اس کے علاوہ جو ایریاز ہیں جو پاکٹس ہیں جہاں پہ زیادہ تر ٹڈیوں کی افزائش ہوتی ہے جن علاقوں میں جیسے کہ ساؤتھ ایسٹرن پاکستان اور بلوچستان کی سائٹ ہوگی، سینٹرل پنجاب ہو گیا، تھوڑا سندھ کا ایریا ہو گیا،
تو یہ خاص وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ان کی افزائش اور موسم یا کلائمیٹ کے حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہے. پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے. خبر کہیں بھی رونما ہو سکتی ہے، لیکن خبر کو آپ تک پہنچانا وثوق کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، یہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہی کر سکتا ہے. خبر جس پر آپ یقین کر سکتے ہو، پیچیدہ مسائل کو ایک صراحت کے ساتھ پیش کرنا. کیوں، کب، کہاں، کیسے اور کون، ہم بتائیں گے. پاکستان ٹیلی ویژن پر ہر وقت ہر وقت. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر. مجھے میرا عکس دکھانے والے آئے تھے، میرے ارطغرل کا دیدار. اس نے اللہ کی کتاب پر شرک کر کے مسلمانوں کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیا. ظلم کا خاتمہ اور حق کی فتح یقینی ہے. ہم ہاں تسلیم نہیں کریں گے. ناصر اپنی فوج لے کر تمہارے قبیلے کی طرف بڑھے گا، وہ تمہارا قبیلہ بھی جلا دے گا. تم جیسے 10 جنگجو اگر میرے پاس ہوتے تو قدس کب کا ہمارا ہو چکا ہوتا. اسے وہاں سے باحفاظت نکالنا ہم پہ لازم ہے. خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال لو ارطغرل. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. KTV نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G.